जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब तक मैं काफी पेपर करा चुका हूं, अब हम करेंगे बेटा अगला पेपर। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए पेपर पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा वो किसका होगा? सामान्य ज्ञान का होगा। ध्यान रखना बेटा, किसका होगा? सामान्य ज्ञान का होगा। अब देखो, सामान्य ज्ञान को पहले करेंगे। सामान्य ज्ञान का मतलब है जो सबसे पहला पार्ट है वो हमारा जीके का है, और इसके बाद जो दूसरा पार्ट करेंगे वो हम जीएस का करेंगे, और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करेंगे? मैथमेटिक्स का करेंगे। तो देखिए, मैथमेटिक्स का बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। भाग मिल्खा भाग मूवी में, फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार थे जावेद अख्तर, इमरान खान, आमिर खान, फरहान अख्तर। देखो बेटा, भाग मिल्खा भाग एक बहुत अच्छी मूवी थी, जो कि हमारे यहाँ के एथलीट थे मिल्खा जी, और उनका जो किरदार निभाया था वो फरहान अख्तर ने निभाया था। काफी अच्छी मूवी थी, एक बार जरूर देखिएगा। मेन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? विंस्टन चर्चिल, हिटलर, जेफरी आर्चर, नेपोलियन बोनापार्ट। देखो, इनके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। नेपोलियन बोनापार्ट ये आपके फ्रांस से थे, ध्यान रखना। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छे एक सैनिक थे, इनका एक सपना था दुनिया पे राज करने का, ठीक है। चर्चिल ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे शायद। और एडोल्फ हिटलर, जो मेन कैंप है वो एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा है। इसमें इन्होंने अपने राजनीतिक विचार लिखे हैं। ध्यान रखना, जो भी इनके राजनीतिक विचार हैं वो इन्होंने इसमें मेंशन किए हैं। और जर्मनी के लिए इन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई, जो जर्मनी के लिए इन्होंने योजनाएं बनाई, तो ध्यान रखना वो योजनाएं भी इसी में ही है। तो मेन कैंप पुस्तक के लेखक कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा पंचायती राज के संवैधानिक उपबंध को शामिल किया गया है? ध्यान रखना बेटा, 73वें संविधान में पंचायती राज है। 74वें संविधान में आपका क्या किया है कि बेटा 74वें संविधान, ध्यान रखना, ये नगर पालिका को जोड़ा है, नगर पालिका, और इसमें पंचायती राज, ठीक है। 72वें संविधान में क्या किया है बेटा? 72वें संविधान में जो एक त्रिपुरा समझौता है वो जोड़ा गया है। और जो 89वां आपका संविधान संबोधन है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पूरक बनाया गया है। तो ये आपका ध्यान रखना, पंचायती राज जो है वो 73वें संविधान में आता है, और 74वें संविधान संशोधन में आपका क्या आता है? नगर पालिका आता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दोनों का ही याद रखना है। कुंदहा नदी परियोजना किस राज्य को? देखो, कुंदहा नदी परियोजना, ध्यान रखना, ये तमिलनाडु में है। और जो इससे राज्य को लाभ मिलता है, इस परियोजना से जो लाभ मिलता है वो तमिलनाडु राज्य को मिलेगा। सीधी सी बात है बेटा, जिस राज्य में होगी उसी राज्य को उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? देखो बेटा, गुरु नानक की बात करें, ये सिखों के प्रथम गुरु थे। ध्यान रखना, इनको ही सिख धर्म का वास्तव में जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक ही हैं, और ये सिखों के प्रथम गुरु हैं। गुरु अमरदास की बात करें बेटा, तो ध्यान रखना, जो गुरु अमरदास हैं ये तीसरे गुरु हैं बेटा, ये तीसरे सिख गुरु हैं। और जो गुरु रामदास हैं, ध्यान रखना, गुरु रामदास हैं, मुख्यतः गुरु रामदास जी ने ही, ध्यान रखना, गुरु रामदास जी ने ही ये चौथे गुरु हैं। और 1574 में गुरु रामदास जी ने ही जो अमृतसर शहर है इसकी स्थापना की थी। यहां पर पहले, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जंगल था, ठीक है। तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इसके बाद चलिए आगे। कौन सी नदी को बिहार का आंसू कहा जाता है? गंगा, सोन, कोसी, घाघरा। देखो बेटा ध्यान रखना, कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। ये आपकी, ध्यान रखना, 3 देशों में होती है बेटा, चीन, नेपाल, भारत। चीन, नेपाल और भारत, ध्यान रखना, 3 देशों में होके बहती है। लेकिन बिहार में, बिहार का आंसू, या फिर इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का आंसू भी बोलते हैं इसको, और बिहार का क्या बोलते हैं? शोक भी बोलते हैं। तो कोसी नदी बिहार का शोक इसलिए कहलाती है क्योंकि ये बारिश के टाइम पे बिहार में बाढ़ का बहुत बड़ा कारण बनती है, बहुत बड़ी तबाही फैलाती है, ध्यान रखना, ये बिहार में। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक या बिहार का आंसू कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन किन देशों को काराकोरम दर्रा एक दूसरे को जोड़ता है? देखो बेटा, काराकोरम दर्रा क्या है? ध्यान रखना, ये जो है काराकोरम दर्रा लद्दाख से
और ध्यान रखना ये लद्दाख से जो अपना भारत है, लद्दाख राज्य से एक दर्रा है और ये चीन का शिनजियांग प्रांत है, शिनजियांग प्रांत है बेटा। इन दोनों को आपस में जोड़ता है एक दर्रा है, ध्यान रखना। काफी जगह पर दर्रा ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि आज भी वहां पर जैसे कई जानवर वहां फंस जाते हैं तो वहां इतने फकरे हैं कि वहां फंस जाते हैं और फंस के मर जाते हैं। आज भी इस दर्रे में बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं जानवरों की, क्योंकि वहां ऐसी जगह है कि कुछ खाने को भी नहीं है। वहां पर बिल्कुल एकदम कंकर पत्थर के सिवाय ये मान लो उस दर्रे में काफी जगह ऐसी है कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ बहुत सारे जानवर फंस जाते हैं। तो यह जो दर्रा है मुख्यतः 2-3 दिन में पार होता है और ये आपका भारत और चीन के बीच है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है। ये तो काराकोरम दर्रे की बात कर रहे हैं, लेकिन कहें बेटा काराकोरम राजमार्ग, ये आ जाता है काराकोरम राजमार्ग। तो ध्यान रखना काराकोरम राजमार्ग है वो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओ। काराकोरम दर्रे की बात करें भारत और चीन है, और काराकोरम राजमार्ग की बात करें तो ये पाकिस्तान और चीन दोनों को जोड़ते हैं। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनमानस की हत्या कब संघटित हुई? देखो ये एक बहुत ही कायरता वाला काम था जो ब्रिटिश सरकार ने किया था, और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाले बाग में एक जनसभा चल रही थी और उस जनसभा पर इसी तारीख को जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दे दिया था, तो जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये एक बहुत ही घिनौना कृत्य किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इसके बाद बेटा ऊधम सिंह ने जनरल डायर को ब्रिटिश में ही जाके मारा था। किसने? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को फिर ब्रिटिश में ही जाके मारा था। तो ये 13 अप्रैल सन 1919 को घटना घटित हुई थी। इसके बाद चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। इसके बाद आओ अगला। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट इनमें से किसके नियंत्रणाधीन थी? देखो बेटा आजाद हिंद फौज जिसकी जापान में स्थापना की थी बेटा, और इसके जो मुख्य थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इनकी एक महिला रेजिमेंट भी थी, और जो उस महिला रेजिमेंट की जो मुख्य वो थी वो लक्ष्मी सहगल थी। ध्यान रखना कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। तो लक्ष्मी सहगल ही इसकी मेन हेड थी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। शक्ति स्थल निम्न में किससे संबंधित है? देखो बेटा शक्ति स्थल बात करें बेटा, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनकी समाधि शांतिवन। महात्मा गांधी की बेटा राजघाट पे, राजघाट पे ध्यान रखना। कहां पे इनकी समाधि? राजघाट पे यमुना नदी के किनारे। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसको हम वीर भूमि के नाम से बोलते हैं, और इंदिरा गांधी की जो समाधि है उसको हम शक्ति स्थल के रूप में जानते हैं। ध्यान रखना इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी भी कहा जाता है। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। शतरंज के खेल की शुरुआत, देखो शतरंज के खेल की शुरुआत कहां हुई? शतरंज के खेल की शुरुआत 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच में माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि पहले ये भारत में हुआ, भारत से फिर ये जो खेल है वो फारस में गया था बेटा। ठीक है, तो सबसे जो पहले इस खेल की शुरुआत मानी जाती है, ध्यान रखना काफी एक दिमाग वाला खेल है, तो शतरंज के खेल की शुरुआत है 5वीं 6वीं शताब्दी में भारत में ही मानी जाती है, और उसके बाद बेटा ये जो खेल है वो भारत से फारस को गया था, फारस को गया था। भारत का तोता, देखो भारत का तोता किसे, भारत का तोता जो अमीर खुसरो हैं इनका जन्म कहां हुआ? देखो इसको बेटा भारत का तोता या तूती ए हिंद भी कहा जाता है। भारत का तोता भी बोलते हैं या तूती ए हिंद, या फिर उर्दू साहित्य का पिता, उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखना अमीर खुसरो को, ध्यान रखना बेटा अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या फिर क्या कहा जाता है बेटा? ध्यान रखना उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। जो इनका जन्म है वो ध्यान रखना एटा में हुआ था। कहां पे हुआ था बेटा? एटा जिले में हुआ था, यूपी में 1253 को। एटा में हुआ यूपी में 1253 को, और एटा में पटियाली नामक जगह है बेटा, पटियाली नामक कस्बा है, वहां पे इनका जन्म हुआ था सन 1253 ईस्वी में। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। भारत में व्यवसाय करने के लिए सबसे पहले कौन आए? देखो बेटा सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, और जो आया था वो वास्को डी गामा था।
सबसे पहले जो व्यापार करने आया था भारत में वास्को डी गामा था। कहते हैं बेटा वास्को डी गामा जब वो व्यापार करने भारत में आया था तो जितना सामान वो लाया था उसका 60 गुना कमा के लेके गया था। तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा जो आए थे वो पुर्तगाली थे, डच दूसरे नंबर पे आए, ब्रिटिश तीसरे पे आए और जो सबसे बाद में आए वो कौन थे? फ्रांसीसी थे। इसके बाद चल देखो कई बार आ जाता है इनमें क्रम भी पूछ लेता है। गेट किससे संबंधित है? देखिए बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, गेट किससे संबंधित है? तो ये है बेटा, देखो गेट, गेट का मतलब क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड। ध्यान रखना बेटा ये जनरल एग्रीमेंट ऑफ टारगेट एंड ट्रेड बेटा, ठीक है। तो ये देखो एक तरीके से क्या है, एक व्यापारिक संगठन है बेटा, व्यापारिक संगठन है। ध्यान रखना ये एक व्यापारिक संगठन है, बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं। और ये क्या है कि बेटा जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं इसके अंदर में वो आती हैं, व्यापारिक भेदभाव इसके अंदर दूर किया गया है। तो ध्यान रखना ये एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है बेटा, व्यापार से संबंधित है। ध्यान रखना इसका जो मुख्य काम है ये 1947 में गठित हुआ था, ये भी बता दें बेटा 1947 में गठित हुआ था, ठीक है। तो इसका मेन जो काम है वो व्यापारिक भेदभाव को दूर करने का है बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की? देखो सूरदास की बात करें तो ध्यान रखना बेटा सूरसागर ने की। तुलसीदास जी की बात करें तो ध्यान रखना इन्होंने रामचरितमानस की। रामचरितमानस की बात करते देखो मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत की रचना ध्यान रखना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई है, जिसमें महारानी पद्मावती ने जो चित्तौड़ के किले में जौहर किया है उसके बारे में सारा कुछ इन्होंने बताया है। तो ध्यान रखना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसकी रचना की गई है। ये शेरशाह सूरी के दरबारी थे, शेरशाह सूरी के दरबारी थे, दरबारी कवि थे। ध्यान रखना कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद चलिए आगे। देखो यहां पर आपका ध्यान रखना बेटा जीके का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है बेटा जीएस जनरल साइंस। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा कि इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। देखो बेटा कोलाइड का मतलब समझो, जो जंतु झिल्ली में एक जंतु झिल्ली होती है बेटा, ठीक है। कोलाइड का मतलब क्या होता है बेटा, एक थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में विसरित हो जाते हैं, जंतु झिल्ली में विसरित होते हैं उनको क्रिस्टलाइड बोलते हैं, क्रिस्टलाइड। और जो विसरित नहीं होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। जो विसरित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोलाइड। जो जंतु झिल्ली में विसरित हैं क्रिस्टलाइड कहलाते हैं, विसरित नहीं होते हैं वो कोलाइड कहलाते हैं। ध्यान रखना। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? दूध, दही, मक्खन ये तीनों कोलाइड हैं, लेकिन ध्यान रखना जो बोरिक अम्ल है ये आपका कोलाइड नहीं है। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? देखो बेटा कोई भी परमाणु है, एक परमाणु के नाभिक में ध्यान रखना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद चलिए एपीकल्चर। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एपीकल्चर एक विज्ञान की शाखा है जो कि किससे संबंधित है? देखो बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एपीकल्चर विज्ञान की शाखा है जो कि किससे संबंधित है। अब हम बात करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले आता है शहद से, रेशम से, सेब से, या किससे संबंधित है? देखो रेशम से संबंधित है सेरीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से, और मधुमक्खी पालन किसके लिए किया जाता है? शहद के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना जो एपीकल्चर विज्ञान की शाखा है वो किससे संबंधित हो जाएगी बेटा? एपीकल्चर हमेशा ध्यान रखना बेटा वो किससे संबंधित है? शहद से संबंधित है। क्यों संबंधित है ये चीज मैंने आपको बता दी है, क्योंकि मधुमक्खी पालन से संबंधित है उसको हम एपीकल्चर के अंदर आती है बेटा, ध्यान रखना। और इसके बाद बात करें हम रेशम से, रेशम से जो संबंधित है वो क्या आती है? सेरीकल्चर आती है। अब इसके बाद चलिए आगे अगला क्वेश्चन।
त्रिआयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि कहलाती है। देखो त्रिआयाम 3D में जो 3D चित्र बनते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये एक ऐसी टेक्निक है कि इसके अंदर क्या है कि जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे सामने कोई भी इमेज बनाई जा सकती है, ठीक है, और वो इमेज एक तरीके से मतलब कुछ भी हो सकती है, वो हो सकता है मेरी भी इमेज हो, वो भी बनाई जा सकती है। जैसे आपने बेटा एक मूवी में है, बहुत बढ़िया एग्जांपल दे देता हूं, सलमान खान की के लास्ट में देखा होगा, तो वहां बिल्कुल उसके जैसी इमेज वहां पे बन जाती है। इसके बाद बात करते हैं, आप एक स्पाइडरमैन मूवी है बेटा, वो देखना, तो वो पूरी मूवी इसके ऊपर डिपेंड है, ध्यान रखना। तो ये जो टेक्निक है वो आपकी क्या कहलाती है, होलोग्राफी कहलाती है। क्या है, होलोग्राफी। इसमें क्या है कि मेरे सामने हो सकता है बेटा बिल्कुल समुद्र बना दिया जाए और मुझे लगता है लग भी जाएगा कि बिल्कुल समुद्र है। तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है। जंतुओं में होने वाली, देखो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि जंतुओं में जो फुट एंड माउथ का रोग है वो किसके कारण होता है? पहला जीवाणु के कारण, दूसरा कवक के कारण, तीसरा प्रोटोजोआ के कारण, चौथा विषाणु के कारण। तो ध्यान रखना, ये फुट एंड माउथ, ये ध्यान रखना खुरपका रोग है, खुरपका रोग है जो वायरस जनित है। बेटा खुरपका रोग में होता क्या है, मैं पहले एक पेपर में बता चुका हूं, इससे बहुत ज्यादा लार निकलती है, ठीक है, जबड़े में भी बेटा फुंफिफी हो जाती है, और जो खुर होते हैं, खुर का मतलब पैर होते हैं जो भी गाय भैंस के, तो वो जो पैर हैं वो नीचे से बहुत ज्यादा पक जाते हैं, ठीक है, सड़ जाते हैं। तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, देखो ध्यान रखना, सेलुलोज। सेलुलोज वो कार्बनिक पदार्थ है जो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सेलुलोज। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? देखो ऑटो ऑन रदरफोर्ड, एडिसन, एल्फ्रेड नोबेल। देखो डायनामाइट का आविष्कार है एल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने लगभग 350 आविष्कार किए, जिनमें एक महत्वपूर्ण आविष्कार है इनका डायनामाइट। और एल्फ्रेड नोबेल को बारे में थोड़ा सा बता देता हूं बेटा, मैंने पुरस्कार वाली वीडियो में बता दिया है। इन्होंने क्या है कि मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति है वो स्वीडिश बैंक में जमा करवा दी थी, और स्वीडिश बैंक में जमा करा के बोल दिया था कि भाई इस संपत्ति के ब्याज से जो धनराशि बचे उससे मानव कल्याण में, जीव विज्ञान हुआ आपका, भौतिक विज्ञान हुआ आपका, रसायन विज्ञान हुआ आपका, शांति का क्षेत्र हुआ, तो इन क्षेत्रों में क्या है कि इन्होंने ही बेटा नोबेल पुरस्कार की जो है वो शुरुआत की थी। और सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वो 1901 को दिए गए थे, ध्यान रखना 1901 में दिए गए थे। तो जो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो इन्हीं की पुण्यतिथि पे की गई थी, एल्फ्रेड नोबेल की पे। पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का कार्य मूत्र बनाने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। देखो ये एक बेटा एक तरीके से कृत्रिम हार्ट है जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। विटामिन की खोज किसने की? प्रीस्टले, फीजो, एप्सी ऑकिम्स, फंक। देखो बेटा ये कई बार आ गया है क्वेश्चन, जो विटामिन की खोज है वो आपकी किसने की है? फंक ने की है। विटामिन की खोज किसने? फंक ने। सौर मंडल की खोज किसने की? देखो कापरनिक्स, मार्कोनी, मार्कोनी रेडियो की है बेटा, गैलीलियो, आर्यभट्ट। देखो सबसे पहले बताते हैं बेटा सौर मंडल। पहले जो प्राचीन काल में जो मान्यता थी वो ये मान्यता थी कि भाई पृथ्वी एक ग्रह, सूर्य के सहित जितने भी वो हैं सब इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जैसे बेटा दूरबीन की खोज की गैलीलियो ने, उन्होंने पाया कि भाई जो ये थ्योरी अब तक चली आ रही है वो थ्योरी बहुत ज्यादा गलत है, ये थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद इन्होंने खोज की सौरमंडल की। इन्होंने बताया, सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था, गैलीलियो ने बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। सूर्य इनका मेन ग्रह है, और ये जो सभी जो हैं, सॉरी, सूर्य इनका मेन तारा है एक तरीके से, और जो जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सबसे पहले गैलीलियो ने बताया। अब उन्होंने बेटा ऐसा बताया, उसके बाद गैलीलियो की शामत आ गई। क्यों? क्योंकि एक बहुत पुराने टाइम से वही चीज चली आ रही थी, उसी को मानते थे लोग। इवन इन पर केस तक हुआ, इन्होंने केस भी लड़ा, लास्ट में इनको सबसे माफी मांगनी पड़ी। हालांकि इनको खूब पता था कि भाई जो मैंने बोला है बिल्कुल सही है, लेकिन इन पे इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था कि इनको माफी मांगनी पड़ी कि भाई मैंने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और लास्ट में जब अदालत से निकले थे तब इन्होंने धरती पर ठोकर मारी थी, और तब बोला था इन्होंने तू अब भी घूम रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी इनके पीछे की बात है। इनको जीते जी कोई सम्मान नहीं मिला, लेकिन बाद में जब इनके सिद्धांतों का कोपरनिक्स जैसे विद्वान आए, इन्होंने बताया कि वास्तव में जो गैलीलियो ने कहा था वो बिल्कुल सही है, उसके बाद इनको सम्मान दिया गया। बाकी जीते जी इन्हें कोई सम्मान नहीं मिला।
निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? देखो, किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S एक ध्यान रखना रंगहीन गैस है और जो इसकी बदबू है वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है। आपकी देखो, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो ऐसी गैस है ये जो वाहनों का धुआं होता है उसमें निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कुकरमुत्ता है, ध्यान रखना बेटा, कुकरमुत्ता एक कवक है। कवक या इसको फफूंद भी बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, कुकरमुत्ता क्या है? एक कवक है। कवक या इसको हम फफूंद भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आगे आए बेटा कई बार कि कुकरमुत्ता है, तो ध्यान रखना कुकरमुत्ता क्या है? एक कवक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एजी रासायनिक प्रतीक है। देखो, शीशे का बेटा पीबी होता है लेड, पारे का Hg होता है मरकरी, सोने का ओरम होता है Au और सिल्वर Ag। तो Ag बेटा किसका हो जाएगा? आपका चांदी का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विसर्जन के कारण, कुलांतरित परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो देखो, जो मुख्यतः जो इसका मेन कारण है इंद्रधनुष बनने का, इंद्रधनुष प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। अपवर्तन पर आधारित घटना है बेटा। मैं आपको पहले पेपर में बता चुका हूं, कोई भी चीज अपनी स्थिति से अलग दिखती है, जैसे सूरज उठता हुआ दिखता है, पेंसिल मुड़ती हुई दिखती है, वो अपवर्तन के कारण होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और ध्यान रखना इसी के सिद्धांत पे बेटा, पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी पर जो अपना ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशीय तंतु है, वो ध्यान रखना बेटा, प्रकाशीय तंतु जो होता है वो इसी के सिद्धांत पर काम करता है। जो प्रकाशीय तंतु होता है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए, तापमान मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, समय मापने के लिए। देखो ध्यान रखना, जो क्रोनोमीटर है वो जो पानी के जहाज होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं बेटा, एक तरीके से मैं कहूं, जो समुद्री जहाज होते हैं वहां सही टाइम का पता लगाने के लिए, सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, समुद्री जहाजों में जो सही टाइम है उसका पता करने के लिए ये क्रोनोमीटर काम में लिया जाता है। तो यहां पर देखिए बेटा, आपके ये कंप्लीट जीके और जीएस के क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद हम बिना समय गंवाए चलेंगे मैथमेटिक्स की ओर। देखो, एक व्यक्ति को एक निर्दिष्ट मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ होता है, उसी को सामान को दुगने मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, मान लेते हैं बेटा क्रय मूल्य है वो कितना है? 100। आपके पास जो विक्रय मूल्य है वो 10% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110। दोबारा देख लो एक बार, मान लो एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, 100 रुपए में खरीदकर 10% के लाभ पर बेची है, 10% के लाभ पर कितने में बेच दी? 110 में। अब वो कह रहा है दुगने मूल्य पर बेच दी जाए। दुगने मूल्य का मतलब है 220 रुपए में बेची जाए। अब ये बेटा खरीदी 100 में, बेची 220 में, तो लाभ 120 का कितने पे? 100 पे। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100, तो कितना आ गया? 120%। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 120%। अगला, 3 व्यक्ति या 5 महिलाएं। देखो बेटा, इसका मतलब है 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा करती हैं। तो बताओ 6 व्यक्ति और 5 महिलाएं, कुल काम निकाल लो। कुल काम मैं बेटा पुरुषों के करस्पॉन्ड निकाल रहा हूं, 12 पुरुष 3 दिन में, तो 12 गुणा 3 हो गया कितना? 36। तो हमारे पास कुल काम कितना आ गया? 36। आपसे पूछा है 6 पुरुष और 5 महिला कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक बात बताओ बेटा, 6 पुरुष और 5 महिला, इनको बेटा पुरुषों में बदलेंगे। 5 महिला यहां कितने व्यक्तियों के बराबर है? 3 व्यक्तियों के बराबर है। तो ये 6 पुरुष प्लस 3 पुरुष कितने हो गए? 9 पुरुष। अब कुल काम 36 है, तो ध्यान रखना 9 पुरुष करेंगे काम को, 36 काम करने, 9 पुरुषों पे करवाने, कितने दिन में पूरा करेंगे काम को? ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा? 4 दिन आ जाएगा। तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये 4 दिन में पूरा करेंगे। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें। यदि सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या है? मान लेते हैं बेटा मुर्गी X है
और आपके पास गाय y है और ये टोटल कितनी है 48। तो फिर एक एक है तो x प्लस वाई यानी कि मुर्गी और गायों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 48। अब बेटा एक बात बताओ, मुर्गी के 2 पैर तो 2x प्लस इसके 4y बराबर कितने हो गए 140। अब इनको बेटा बराबर करो, तो बराबर करने के लिए ऊपर वाली में गुणा 4 का कर दीजिए आप। 4 का गुणा करेंगे यहां तो 4x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा और 48 चौका 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 चौका 16 और 3 क्या हो गया 19 हो गया। y से y कट गया, यहां माइनस 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 2x बराबर, अब 192 में से 40 घटाओ तो कितना रह गया 52 रह गया बेटा। तो x बराबर कितना आ गया 26 आ गया। x का मान 26 आ गया। x का मतलब क्या है बेटा मुर्गी, तो मुर्गी कितनी आ गई आपके पास 26। दोबारा फिर देख लिए, सिरों की संख्या मुर्गी और गाय x प्लस वाई कितना है 48, तो उसके पास पैरों की बात करें 2x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 140। तो ध्यान रखना इनको बराबर करने के लिए ऊपर 4 का गुणा कर दो बेटा, यहां से इसको सॉल्व करने के बाद x का मान कितना आ जाएगा 26। इसके बाद देखिए बेटा ये a गुणा a प्लस a गुणा b गुणा 2 प्लस b गुणा b, इसको a मान लिया इसको b मान लिया, तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट देखो a गुणा a प्लस ab 2 और उसके बाद है आपका b स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। a का मान 2.43 है, b का मान आपका 7.57 है, इसका स्क्वायर कर दो, जोड़ने पर 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 100, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 100। सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे 631 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग हो। देखो 631 से बड़ी पूर्ण वर्ग, मैंने आपको बेटा सीधा सीधा बताया है आपको कि 30 तक तो आपको याद करनी ही करनी है, तो 631 से ठीक छोटी 625 है और ठीक बड़ी 676 है। अब 631 में देखो घटाने की बात करें तो 631 में से 625 लाने के लिए घटा देंगे 625 को। अब 676 में से बेटा ये घटा दो, कितना आ गया 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ 7 में से 3 गया तो कितना आ गया 4 आ गया। तो कितना जोड़ेंगे बेटा 45 जोड़े, 631 में आप 45 जोड़ो ये 676 बन जाएगा, और जो 676 है वो फिर आगे किसका वर्ग होगा आपके पास, ध्यान रखना 676 आपका वर्ग हो जाएगा 26 का। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 मीटर ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगी। देखो समय बराबर होता है अपने पास दूरी बटा चाल। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, दूरी और चाल एक जैसी, दूरी 132 और 110, तो कुल दूरी बताओ कितनी हो जाएगी। कुल दूरी हो जाएगी 110 प्लस 132 मतलब 232 हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी 232 मीटर कुल दूरी आ गई। चाल आपके पास कितनी है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर है। दूरी आपके पास मीटर में, ध्यान रखना दूरी मीटर में, दूरी आपके पास मीटर में, हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे 72 गुणा में 5/18 चौका 72 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड। तो चाल आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आ गई। तो आपके पास समय बराबर आ जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है आपके पास 232, चाल कितनी है बेटा 20, तो इसका भाग दे देंगे, 2 से काट दो 10 बार और 2 से कितनी बार कट गया बेटा ये 116 बार। 116 का भाग देंगे तो ये 11.6 आना चाहिए। मिस्टेक कैसे हो रही है एक बार बेटा हम दोबारा चेक करते हैं। 242 आएगा बेटा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, ये 242 आएगा और यहां 242 में भाग देंगे। एक बार ठीक करवा देता हूं, 242 बटा 20 कर देंगे। अब 242 बटा 20 कितना आ जाएगा 12.1 सेकंड आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 12.1 सेकंड आ जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाए तो इसका क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी r प्लस आर प्लस माइनस आर गुणा आर बटा में 100। वृद्धि है तो ध्यान रखना वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। कमी है तो ध्यान रखना कमी होगी क्षेत्रफल में, यहां पे किसका चिन्ह आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। दोबारा देख लो एक बार,
एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी है, 25% बढ़ा दी। अब देखो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 बटा 100, तो ये कितना आ गया 50 प्लस 6.25 आ जाएगा 56.25 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 56.25। दोबारा देख लो एक बार, आर प्लस माइनस आर गुणा आर बटा 100, आर का मान 25 है, यदि वृद्धि है तो प्लस आ जाएगा और कमी है तो क्या आ जाएगा यहां पे माइनस आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बेटा कि वृद्धि होगी या कमी होगी। इसके बाद चलिए बेटा बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, ठीक है। आयत का देखो क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये कितना है बेटा 120, और उसकी परिसीमा मतलब पैरामीटर, उसका परिमाप, परिमाप क्या होता है बेटा ध्यान रखना 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है बेटा 46, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ जाएगा बेटा 23, कट जाएगा 2 बार। अब देखो यहां से हम बेटा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, यदि आप बेसिक प्रोसीजर से जाओगे तो ध्यान रखना काफी बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसी दो संख्याएं सोच लीजिए जो गुणा करने पर कितना है 120 और जोड़ने घटाने पर कितना है 23, तो क्या हो जाएंगी लंबाई 15 आ जाएगी और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 8। ध्यान रखना 15 और 8 आ जाएंगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बाकी आप पूरा प्रोसीजर लगाओ काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसी दो संख्याएं सोचो जो गुणा करने पर 120 आए और जोड़ने घटाने पर 23 आए, तो वो क्या हो गए 15 और 8 हो गए। अब आपसे पूछा क्या है बेटा विकर्ण की लंबाई। अब देखो बेटा विकर्ण होता क्या है, विकर्ण होता है अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर क्या है, देखो अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64 289 आ जाएगा, ये कितना आ गया 17 आ गया। तो कितना आ गया बेटा 17 आ गया। तो अब देखिए बेटा इसके बाद अगला, साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। मान लेते हैं मूलधन आपके पास 100 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा दोगुना 200 हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। मूलधन 100 दिया, 15 वर्ष में दोगुनी हो गई, तो 15 वर्ष का ब्याज क्या हो गया बेटा 100, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100 बटा 15, 6 सही 10 बटा 15 या 6 सही 2 बटा 3%। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6 सही 2 बटा 3%। दोबारा फिर देख लीजिए, आपने 100 रुपए उधार दिए जो कि बढ़कर कितने हो गए 200 हो गए, तो 15 वर्ष में आपके पास ब्याज आया 100 रुपए, तो एक वर्ष में आ जाएगा 100 बटा 15 या 6 सही 2 बटा 3%, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला, 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक पहिया 100 चक्कर 1000 चक्कर लगाता है, तो बताए पहिए का व्यास कितना है। एक बात बताओ बेटा, एक चक्कर में तय दूरी क्या होगी बेटा वृत्त की परिधि के बराबर, यानी कि 2 पाई आर। तो बेटा एक चक्कर में तय दूरी निकालो, यहां 88 किलोमीटर की दूरी है यानी कि 1000 चक्कर, चलो पहले मैं ये कर लेता हूं, 1000 चक्कर में तय दूरी 88 किलोमीटर है, तो 88 गुणा क्या कर देंगे बेटा 1 किलोमीटर में कितने मीटर है 1000 मीटर, तो बेटा 1 3 0 से 3 0, तो एक चक्कर में कितनी आ गई 88 मीटर, एक चक्कर 2 पाई आर बोले तो 88, आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा 88 बटा में 2 पाई या 88 बटा में 2 गुणा 22 गुणा 7, 2 से कितनी बार कट गया बेटा 44 बार, और ये कितनी बार कट गया इससे 2 बार, तो 7 दूनी 14, तो आर बराबर कितना आ गया 14। तो उस पहिए की त्रिज्या आई है, और ध्यान रखना जो व्यास होता है वो होता है 2r, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, या मैं कहूं जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। तो बेटा एक बात बताओ, जब आपके पास त्रिज्या 14 आ गई तो व्यास 2 गुणा 14 हो जाएगी, और 14 दूनी कितना आ जाएगा 28 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 28 मीटर आ जाएगा। अगला, एक्स स्क्वायर माइनस 8 को हल करने पर प्राप्त होगा। देखो बेटा इसको एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 8, ठीक है सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 8,
x बराबर अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को लिख सकता हूं मैं 4 गुणा 2, 4 2 और 2 का अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा बेटा 2 रूट 2। तो इसका जो राइट आंसर है x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 8 आएगा, या तो प्लस का 2 रूट 2 या माइनस का 2 रूट 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर है वो बी आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एक लाइन के एक ही साइड में निश्चित बिंदु पर, देखो एक लाइन के एक ही साइड में कोई भी बिंदु है, एक साइड में कितने डिग्री का कोण बन सकता है, 180 का बन सकता है। ध्यान रखना, तो बिंदु पर सभी कोणों का योगफल कितना है, 180। यदि दोनों साइड की बात करता, डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछता कि एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग, ये थ्योरम है, एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है, तो उसका आंसर हो जाता 60। लेकिन एक और बात करें एक रेखा के, तो एक ही रेखा के एक और कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 का। अब बेटा साइन थीटा बराबर 1/√2, कॉस थीटा बराबर 1/√2। अब एक बात बताओ, ये √2 थीटा बराबर कितने पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। ध्यान रखना, साइन 45 का मान भी 1/√2 है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 है, तो कॉट 45 होगा, तो कॉट 45 का मान 1 होता है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1। आपको यहां पे ध्यान रखना बेटा, टेबल याद करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया क्लास में पूरी टेबल बनाई है। तो साइन 45 का और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है। इसके बाद अगला, एक थैली में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के, और इनकी जो संख्या का अनुपात है जो क्रम से 4:5:6 में, 4:5:6 में, ये इनकी संख्या का अनुपात है। और कुल रुपए थैली में कुल कितने हैं, यदि थैली में कुल 216 रुपए हैं। देखो बेटा यहां ये चीज क्लियर मेंशन नहीं है क्या है, लेकिन मैं रुपए मान के कर रहा हूं, तो कुल रुपए कितने हैं, 216। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो हमें इसको वैल्यू सिस्टम से करना है। यहां सबसे पहले आपके पास थैली में कुल रुपए दिए 216, तो यहां ये कुल रुपए हैं, इसको ठीक कर लेना, कुल रुपए हैं। तो हम यहां कुल रुपए निकालेंगे, और कुल रुपए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक बात बताओ, 5 रुपए के 4 सिक्के कितने रुपए बन गए, 20 रुपए। 2 रुपए के 5 सिक्के हैं 10 रुपए, 6, 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 6। तो यहां बेटा कुल रुपए हो गए 20 प्लस 10 प्लस 6, कितने हो गए, 36। अब आपसे पूछा है 5 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे। अब एक बात बताओ बेटा, आपके पास थैली में कुल कितने सिक्के हैं, 216 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 216 रुपए हैं। रुपए के नीचे रुपए आ जाएंगे, रुपए कितने हैं, 36। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4, तो गुणा 4 का कर दीजिए, 6 चौका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर की ऊंचाई पर, देखो बेटा 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, सीधी ऊंचाई पर है, तथा पतंग की डोरी का फर्श के तल से कोण नहीं दिया गया। चलो बेटा मैं कोण मान रहा हूं 60 डिग्री है, तल से 60 डिग्री का कोण है। ध्यान रखना कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण कर लेना। मैं इस क्वेश्चन को ध्यान रखना बेटा 60 डिग्री के कोण से करवा रहा हूं, ठीक है ना, 60 डिग्री के कोण से कर लेते हैं। तो ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये कोण बेटा 60 डिग्री का है। ये कोण कितने का हो गया, 30 डिग्री का। ये कोण बेटा 90 का होगा। ये 30 डिग्री का है, ये 75 है, तो 30 डिग्री के सामने का कोण छोटा होगा। मैं डायरेक्ट इसका मान ज्ञात कर रहा हूं, तो ये 75/√3 हो जाएगा। √3 का ऊपर गुणा कर दो, √3 का नीचे गुणा कर दो। तो ध्यान रखना ये 75/3 इंटू में √3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 25 बार कट गया, तो ये 25√3 आ जाएगा। तो ये वाली भुजा आ गई 25√3। ठीक है, आपको बेटा वो तरीका काम में नहीं लेना है। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी करनी है तो √3 का भाग दे देंगे, और बड़ी करनी है तो √3 का गुणा कर देंगे। तो ये 75 है, 30 डिग्री के सामने की छोटी होगी, छोटी है तो बेटा भाग दे देंगे, √3 का भाग देने पर आपके पास कितना आ गया, 25√3। लेकिन यहां देखो ये 60 डिग्री का कोण है, तो ये वाली भुजा इसकी दुगनी हो जाएगी। नहीं तो आप जो फॉर्मूला है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उससे भी कर सकते हो। नहीं तो यहां ट्रिक है, ये 60 डिग्री का कोण है, ये 25√3 है, तो ये इसकी दुगनी हो जाएगी 50√3। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 50√3। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, ध्यान रखना।
निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए। देखो बेटा सार्थक क्रम में लिखना है हमें। सबसे पहले आता है, देखो क्या आता है, सबसे पहले तो खदान में जाएंगे भाई, बिल्कुल सही है, 4 आ गया। खदान के बाद फिर हम अयस्क देखेंगे, फिर प्रक्रिया चालू करेंगे, उससे सोना बनेगा और फिर सोने से क्या बनेंगे, आभूषण। तो इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। खाली स्थानों पर क्रमवार, देखो यहां पे पहले देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 के ग्रुप बनेंगे ऐसे। आई गया बेटा, क्वेश्चन हो गया। एबीसी 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 और एबीसी, तो सी ए बी, सी ए बी इसका राइट आंसर है। यदि यहां 12 बनते या 16 बनते तो हो सकता है बेटा 12 में 3 का भी ग्रुप हो जाए, 16 में कितने का ग्रुप हो जाए, 4 का ग्रुप हो जाए। अब देखो यहां पे बेटा, यहां पे एक छोड़ दिया खाली, यहां बताना है 12 का अंतर, 10 का अंतर, 8 का अंतर, 6 घटा दो, 6 आ गया। आगे 4 का अंतर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। अच्छा आगे बताना है, यहां डबल बार लग गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 2 8, यहां 2 से कितनी बार है, 10 है, यहां का 10 का अंतर है, यहां कितने का है, 8 का, फिर 10 का, यहां 12 का। तो यहां पर तो कोई सिस्टम इनका बेटा बैठ ही नहीं रहा। एक बार फिर दोबारा चेक करते हैं कहीं कोई क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। यहां 2 नहीं आएगा बेटा, 2 की जगह यहां बीच में मिसिंग है, यहां 4 है, ध्यान रखना, यहां 4 नहीं 6 है, बीच में 6 है। क्यों, यहां 4 का अंतर हो जाएगा, यहां 6 का हो जाएगा, 6 के बाद 8 10 12, इसके बाद 14 का, और क्या आ जाएगा 56। तो इसको सही कर लेना, यहां पे बेटा मिसिंग है 6। एक बस पुरुष के समान आधी महिला सवारियों के साथ एक को छोड़कर जाती है। देखो एक बस पुरुषों के समान आधी महिलाएं, मान लो बेटा पुरुष और महिला, महिला x मान लो, तो पुरुष कितने हो गए बेटा, 2x हो गए। ध्यान रखना स्टार्टिंग में x महिला है, पुरुष दुगने है बेटा, या महिला पुरुषों की आधी है। तो एक साथ शहर ए को छोड़कर जाते हैं, अगले शहर बी में 10 पुरुष उतर गए, अगले शहर बी में 10 पुरुष उतर गए, तो 2x माइनस 10 हो जाएगा। ये आगे दिया है, और 5 महिलाएं चढ़ गई, तो 5 महिलाएं चढ़ गई, तो प्लस कर दो x प्लस 5। अब 5 महिलाएं चढ़ गई, तो अब इस समय पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है, बराबर है, तो बेटा आप इसको क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, बराबर हो गए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x माइनस x आ जाएगा, 5 प्लस 10 हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ 5 प्लस 10 हो जाएगा। तो यहां पे बेटा x बराबर 5 और 10 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, x का मान 15 आ गया, शुरू में कितने 2x पुरुष है, x महिलाएं, टोटल 3x, तो 3 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 45, की शुरू में कितने थे, 45। दोबारा देखो एक बार, एक बस पुरुष के समान आधी महिला संख्या सवारी है, तो देखो आधी महिला हो गई, यदि पुरुष 2x है तो महिला कितनी हो गई, x, 10 यहां से उतर गए, 5 यहां चढ़ गए, तो ये बराबर हो गए। तो 2x माइनस 10 इधर करेंगे तो बेटा प्लस 5 हो जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, 5 और 10 15 हो जाएगा, ये x बराबर 15 आ गया, 3x बराबर 45 हो जाएगा। m बराबर 13, m 13 पे m 13 a 1 t 20, तो कितना हो गया बेटा, 34 हो गया। वैक्स w 23 पे आता है, a 1 पे आता है, एक्सरे 24, और 24 कितने हो गए, 48। तो इसका जो राइट आंसर है कितना हो गया, 48। तो यहां पर बेटा ये आपका मेरे हिसाब से 50वां पेपर हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपका स्कोर कितना है, कितना नहीं है।